हेलो बच्चों, हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो पोटेंशियोमीटर है। इससे पहले हम लोग मीटर ब्रिज पढ़े हैं, तो अब इसके बाद जो हम लोग का टॉपिक हम लोग का आज हम पोटेंशियोमीटर पढ़ने जा रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, उसको हम आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इनके। सो स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर जो है आपका एक डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। अब बात ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। यस, यू आर राइट। पोटेंशियो मीटर वोल्ट मीटर हम लोग यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो वोल्ट मीटर जो है आपका वो कभी भी उतना एक्यूरेट, ठीक है, वैल्यू नहीं देता है। थोड़ा बहुत वो डिफ़र कर जाती हैं उसकी वैल्यूज़, बट चूँकि वो बहुत साइज़ में स्मॉल होता है और इजी टू हैंडल होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको मैक्सिमम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल्स में या कहीं भी चीज़ों में। बट जब कभी बात आती है एक एक्यूरेट मेज़रमेंट की, पॉइंट टू पॉइंट मेज़रमेंट की बात आती है कि हमको डेसिमल तक पूरा वो चाहिए, मतलब पॉइंट में हमें 2 डेसिमल तक 3 डेसिमल तक हमको वैल्यू चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, उस प्लेस पे या उस जगह पे पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर जो है आपका डिवाइस भी बड़ी होती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और उसका अरेंजमेंट करना, सर्किट को लगाना काफ़ी वहाँ डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जब बहुत कभी इमरजेंसी होती है हमें एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए, तो हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं। और भी जगह पे इनका यूज़ होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसको हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और किसी भी 2 सेल का ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। तो हम लोग सेल का ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये तो बात हो गई पोटेंशियोमीटर की। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ मोर एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट करता है एज़ कम्पेयर टू वोल्ट मीटर के, ठीक है। बट वोल्ट मीटर इज़ यूज मोर ऑफन ड्यू टू इट्स कन्वीनियंस। तो वही चीज़ है कि भले ही हमको वो पोटेंशियोमीटर बहुत एक्यूरेट रीडिंग देता है, वो बात सब सही है, बट एक्चुअली हमको कन्वीनियंस, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट हमको वोल्ट मीटर लगता है। डेट्स वाई एवरीवेयर सब लोग जो है वो वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन में हमने लिखा है टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ अ टू सेल एंड टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन तीनों एप्लीकेशंस को देखेंगे डिटेल में और उनको जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है। ओके, सो पहला हमारे पास है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो ये हमारा कुछ इस तरह से सर्किट होता है, सर्किट है यहाँ पे आपका जो रियल सर्किट होता है। रियल सर्किट का मतलब कि जो आपका बिल्कुल 2 कॉपी जो लैब में होती है, जो पोटेंशियोमीटर, तो उस तरह से आपको जो है लैब में देखने को मिल जाएगा। कुछ वायर्स जो हैं कुछ उनके ऐसे बेंड फॉर्म में लगे होते हैं, जैसे इस तरह से, ठीक है, उस पर, बट उस तरह से हमने कुछ ऐसा बना नहीं रखा है। हमने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ही सिंपल सा एक सर्किट बनाया हुआ है। बोर्ड में भी आपको ऐसे ही सर्किट देखने को मिलेंगे और आप ऐसे सर्किट आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमने सर्किट बनाया हुआ है, ये आपका वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका हमने बैटरी लगा रखी है, ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज हमने यहाँ पे V माना हुआ है और यहाँ पे हमने सेल का ईएमएफ निकालना है। तो जिस सेल का ईएमएफ निकालना है उस सेल को हमने ला के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उस सेल का ईएमएफ मान लिया हमने फिलहाल यहाँ पे E है, ठीक है।
यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है इसका, और सेल है तो इसका कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो साथ में हमने स्मॉल आर भी लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ जो एक सर्कुलर पार्ट है ये हमारा पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। इस गैल्वेनोमीटर से आगे हमारे पास जॉकी गई हुई है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने आपको डिटेल में मीटर ब्रिज में बता दिया था। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जितना हम लोग यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, जो भी वोल्टेज आपको यहाँ पे रहेगा वो सारा का सारा वोल्टेज जो है इस वायर पे ड्रॉप होगा, ठीक है। क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है या वोल्ट जो बैटरी होती है यहाँ पे देखो उसके अक्रॉस, ये हमने इसको नेगेटिव वाले को ज़ीरो माना, इसको हमने वी माना, तो वी वाला अब यहाँ पे कोई रजिस्टर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल वी रहेगा, वी यहाँ बी पॉइंट तक बी रहेगा, ठीक है। वैसे ही इधर भी हमारे पास इस ए पॉइंट तक ज़ीरो रहेगा, ठीक है, कॉपी हो गया। अब आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आगे हमारे पास ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब वायर है तो वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, डेट्स वाई यहाँ पे आगे नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास देखा कि एक ईएमएफ लगा हुआ है, सॉरी एक सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे ग्लूटेन लगा हुआ है। अब बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे निकालना क्या है हमको, ठीक है। तो निकालना तो हमको यहाँ पे ईएमएफ ऑफ अ सेल है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास जो है जो जॉकी है वो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे जहाँ पे हमको ये ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे, जैसे हम लोग मीटर ब्रिज में कर रहे थे, ठीक है। मान लिया हमने इस जॉकी को किसी एक्स डिस्टेंस पे लगा दिया, फिक्स कर दिया, जहाँ पे हमको पता लगा कि यहाँ पे जॉकी जो है लगाने पे हमको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स इस ब्रांच में कोई करंट मूव नहीं कर रही है, फिर कोई करंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब कोई करंट नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, कोई करंट नहीं है इसका मतलब ये हो गया कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस ए और सी के क्रॉस, मतलब जहाँ पे हमने जॉकी को कनेक्ट किया है वही पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी के क्रॉस भी देखने को मिलेगा जब हम लोग उसको एक्स डिस्टेंस पे लाके फिक्स कर देंगे। जब दोनों पॉइंट, जब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तभी तो ऐसा पॉसिबल होगा कि करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी, तभी तो वो लॉजिक लगा पाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि सेम पोटेंशियल, मतलब कि जितना अब इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस हमारे पास जितना इस सेल का ईएमएफ होगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे ई के बराबर ही यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो हमारे पास यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा। अब बात होती है कि इस एक्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो VAC जो है, VAC यहाँ पे लिखा है डेल्टा, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC कितना होगा, तो V/L इंटू एक्स, ये फॉर्मूला होता है। ये कैसे निकलता है फॉर्मूला देख लेते हैं इसको। जैसे कि इस पूरे AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, V ड्रॉप हो रहा है, पूरा V ड्रॉप होगा इस पूरे AB के अक्रॉस, ठीक है। बट हमें पूरा AB के क्रॉस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्स लेंथ के क्रॉस चाहिए। तो इस पूरे, अगर हमारे पास L लेंथ, मतलब इसकी पूरी लेंथ L है, अगर L के अक्रॉस V है तो x के अक्रॉस क्या होगा, V/L इंटू एक्स होगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप AC के क्रॉस होगा वो V/L इंटू एक्स होना चाहिए या होगा, ठीक है। तो इस, या फिर हमने देखो यहाँ पे y मान लेते तो यहाँ पे y हो जाता, जो भी यहाँ पे जितना भी लेंथ मानेंगे वो यहाँ मल्टीप्लाई आएगी। अब जो ये V/L वैल्यू है, यहाँ पे जो V/L वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पे k लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे k, और ये वैल्यू फिक्स होगी बिल्कुल, क्योंकि वोल्टेज पता आएगा और L पता ही रहेगा, तो ये वैल्यू हमारी उस पर्टिकुलर सेटअप के लिए कांस्टेंट रहेगी वहाँ पे। यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे k लिख देते हैं और इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे लेंथ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, देखो
इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट रखा गया है। ठीक है, तो AC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V/L/x आ गया। और हमने अभी बताया अभी आपको कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा उतनी पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। मतलब कि इस पूरे की वैल्यू जो मतलब V/L/x की जो वैल्यू होगी वो EMF के बराबर जाएगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है यहाँ से कि जो V/L/x इज इक्वल टू EMF के बराबर होगा। ठीक है, V/L/x EMF के L है आपका इंटू एक्स इज इक्वल टू E के बराबर होगा। जो भी आपके यहाँ पे बैटरी या सेल लगा होगा, यहाँ बैटरी तो यहाँ पे लगी है, जो सेल लगा होगा आपको यहाँ पे। ठीक है, जब ऐसा कुछ हो जाएगा तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं कि ये जो लेंथ है वो कितनी लेंथ रही होगी जिस पे हमारा ये जॉकी रखा गया और उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, क्योंकि हमने तो एट रैंडम रख दिया वहाँ पे। ठीक है, हमने एट रैंडम वहाँ पे रखा, तो हमने वहाँ पे देखा कि जब कि यहाँ पे हमारा जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग पता कर लेंगे कि जो है इतने सेंटीमीटर पे या इतने मीटर पे जो है हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन नहीं है और हमारा इसका EMF इतना है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है बस और समझने के लिए, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा रखी है 20 वोल्ट की है और वायर की लेंथ हमने यहाँ पे 10 मीटर मान ली है। ठीक है, और हमने क्वेश्चन निकालना है फाइंड x, मतलब वही जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी आपको। तो x की वैल्यू वो निकालो सच डैट कि G शोज़ नो डिफ्लेक्शन, मतलब x की वैल्यू वो बताओ, x की वो वैल्यू बताओ जहाँ पे हमारा कोई जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास और जो ये सेल लगा रखा है वो हमारे पास 8 वोल्ट का है और उसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है 2 ओम का, और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि इस पूरे के अक्रॉस कितना होगा वोल्टेज लेंथ पे ड्रॉप, तो 20/10 हो जाएगा। ठीक है, 20/10 हो जाएगा इस पूरे के अक्रॉस। बट यहाँ पे हमारे पास x के अक्रॉस कितना होगा वो निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देख रखा है, V/L/x हो जाएगा। तो 20 हमारे पास टोटल वोल्टेज है, ये V, और L टोटल लेंथ कितनी है 10 है, इंटू हमें निकालना किसके क्रॉस है x के, तो इंटू x हो जाएगा। और इस पूरे का जो वोल्टेज होता है जो इसके क्रॉस ड्रॉप हो रहा है इसकी वजह से वो किसके इक्वल होगा, सेल की, तो इज इक्वल टू 8। तो सेल का EMF कितना है 8 वोल्ट है, तो इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। मतलब कि 4 मीटर पे जो हमारा जॉकी जब रखा जाएगा तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है, तो बैटरी लगी हुई है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जितना हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करते हैं उसके क्रॉस ड्रॉप होता है लाइक दिस, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाएगा अलग अलग से यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास पूरा सेटअप वैसे ही है। यहाँ पे सेल लगा है, 12 वोल्ट का सेल है, 48 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, और इस वायर का, अब वायर है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे 8 ओम ले लिया है और हमें ये निकालना है कि x की कौन सी वैल्यू होगी जिस पे हमारा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब रेजिस्टेंस, अब ये जो वायर है ये वायर जो है इस रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज़ में लगा हुआ है। तो 4 ओम का ये है और 8 ओम का ये हो गया, तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 ओम हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका, 12 ओम हो गया। ठीक है, तो इस सर्किट में करंट कितनी जाएगी, तो V इज इक्वल टू 48 वोल्ट है और रेजिस्टेंस हमारा 12 है, तो करंट निकल जाएगी I इज इक्वल टू V/RE, तो हो जाएगा 4 एम्पियर। मतलब यहाँ से 4 एम्पियर की करंट निकल के जाएगी, 4 एम्पियर करंट निकल के जाएगी। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस x कितना हो जाएगा, 32 कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाएगी 4 एम्पियर करंट जाएगी, तो 4 एम्पियर की करंट यहाँ से निकलेगी यहाँ से। ठीक है, 4 एम्पियर करंट यहाँ से निकल के आएगी और जब 4 एम्पियर करंट इसमें जाएगी तो क्या होगा, इसके क्रॉस, इस पूरे वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, 32
2 हो जाएगा, क्योंकि 4 एम्पेयर करंट आ रही है और 8 ओम का रजिस्टर है, तो 4 8 जा 32 हो जाएगा। तो बाकी 16 वोल्ट बाकी 16 वोल्ट कहाँ गया? अगर 32 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप हो तो 16 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो गया ना। यहाँ पर रेजिस्टेंस, अभी तक रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था, तो पूरा का पूरा कॉपी हो जा रहा था यहाँ पे इस पूरे वायर पे, और यहाँ पे अब रेजिस्टेंस लग गया, तो इसलिए रेजिस्टेंस भी तो कुछ वोल्टेज खाएगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो वो रेजिस्टेंस इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बाकी बचेगा वो हमारे पास इस वायर के क्रॉस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बाकी बचा रेजिस्टेंस कितना देखने को मिल रहा है? 32 वोल्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे 32 वोल्ट ही लिखेंगे, 48 नहीं लिखेंगे। तो ये आपको माइंड में क्लियर रखना है। जैसे यहाँ पे हमने 20 वोल्ट पूरा यहाँ पे लिखा था और यहाँ पे 20 वोल्ट कॉपी कर दिया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस सर्किट में कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं लगा हुआ है। अगर कोई लगा होगा तो तब आपको कॉपी नहीं होगा, तब कुछ कम होगा, ठीक है। क्योंकि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इस वायर के क्रॉस टोटल कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली किसी किसी बुक में लिखते हैं कि बैटरी का वोल्टेज, तो बैटरी का वोल्टेज नहीं होता है। बैटरी तो 20 वोल्ट दे रही, बट यहाँ पर तो बैटरी 48 वोल्ट दे रही। 48 वोल्ट कहाँ कॉपी हुआ? नहीं हुआ। तो हमारे से फिर यहाँ पे वही वोल्टेज लिखा जाएगा जो इस वायर के क्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है। बीच में आपने कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, क्या क्या हुआ, उन सबको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। और एक चीज़ और, बैटरी का वोल्टेज या कह सकते हैं इस वायर के क्रॉस जो ड्रॉप वोल्टेज है वो ऑलवेज़ बड़ा होगा किसके? सेल के ईएमएफ से। ऑलवेज़ बड़ा होगा सेल के ईएमएफ से। अगर सेल के ईएमएफ से बड़ा नहीं होगा तो फिर हमारा जो ये गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंट है रिफ्लेक्शन का नल पॉइंट, वो नल पॉइंट इस वायर पे कहीं शो ही नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 32 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इसके बाद, तो 32/10 हो जाएगा, पूरे की लेंथ 10 है, और हमें एक्स के क्रॉस निकालना तो इंटू एक्स हो जाएगा। तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा? जितना इसके क्रॉस ड्रॉप, तो इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है? 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 12 के इक्वल हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये 3.75 निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 सेल। अब अगर 2 सेल दिए हुए हैं तो उनका हम ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे? तो हमारे पास ये सेटअप बना हुआ है, ये बैटरी है, ये इसका लेंथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले टर्म पे देखा था कि हमने ईएमएफ एक सेल ग्रेड किया था, अब यहाँ पे 2 सेल आ गए, ठीक है। तो एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो R1 है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R2 है। यहाँ पे 2 कीज़ लगा रखी हैं, ये यहाँ पे आपको गैल्वेनोमीटर है, ये आपको जॉकी है। तो पूरा सेटअप बना हुआ है इस तरह से। अब यहाँ पे हम लोग 2 तरह से इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको क्लोज करके, एक बार इसको क्लोज करके, ठीक है। तो देखते हैं, इफ़ K1 इज़ क्लोज्ड, अगर हम पहले K1 को क्लोज कर दें, ठीक है, और K2 इज़ ओपन, और K2 को ओपन रखें, ठीक है। क्लोज मतलब सर्किट आपकी चल रही है, ठीक है, और ओपन मतलब सर्किट आपकी मतलब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब K1 को क्लोज करेंगे तो ये वाला पार्ट इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हमारा इसमें ओपन रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि इस वायर के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा? V/L बताया था मैंने, जितना बैटरी का था। फिर क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे पूरा कॉपी हो जाएगा, इस बार V/L हो जाएगा, जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे, V/L हो गया, इंटू क्या हो जाएगा? L1 कर दिया। L1 क्या है कि जब हमारे पास अभी तो इसका कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ये कनेक्ट नहीं है, तो अभी सिर्फ इसका रोल है, तो सिर्फ एक सेल ही तो काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक सेल के लिए हम लोग पीछे क्या पढ़े थे कि जितना इसके क्रॉस ड्रॉप होगा उतना ही इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा। तो मान लिया कि L1 लेंथ पे इसके लिए E1 वाले के लिए मान लिया L1 लेंथ पे हमको हमारा जॉकी जो है वो नो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वो L1 लेंथ यहाँ पे जाएगी, और वो किसके इक्वल होता है? E1 EMF के, तो इज इक्वल टू E1 हो जाएगा, ठीक है। तो V/L क्या होता है? K होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो KL1 लिख सकते हैं। तो KL1 जो है वो E1 के इक्वल, या फिर आप आपस में तीनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक्चुअली V/L को K माना हुआ है और L1 तो KL1 भी लिख दिए शॉर्ट में। उसके बाद
सिमिलरली K1 इज़ ओपन। अब अगर हमारा K1 जो है इसको ओपन कर दिया, फिर अब इसको बंद कर दिया, तब क्या होगा हमारे पास? तब हमारे पास फिर ये काम करेगा सर्किट, और ये यही काम करेगी। तब हमारे पास जो इसका जो नल पॉइंट है वो किसी और लेंथ पे आके होगा। देखो दोनों का सेल का ईएमएफ अलग अलग है, इस वजह से दोनों का जो नल डिफ्लेक्शन जो लेंथ होगी, तो कुछ ज़रूरी क्या मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों एक ही पॉइंट पे आएँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान लो L1 है, इसका मान लो L2 हो जाएगा। तो इसका E1 था तो हमने इसको L1 मान लिया था, इसका E2 ईएमएफ है तो मान लिया कि ये किसी L2 पे डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे L2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू, जब ये जॉइंट हो जाएगा तो इसके क्रॉस जितना पोटेंशियल होगा या जितना ईएमएफ होगा वही इसके क्रॉस शो करेगा, उस लेंथ के, किस लेंथ के? L2 के क्रॉस। तो ये आपका KL2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इन दोनों को टर्म को डिवाइड कर देंगे तो E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो चीज़ देखना है। तो ये पूरा सेटअप हमारे पास है। तो ऊपर का जो सेटअप रहेगा वो सेम रहेगा तीनों केस में, चाहे आप ईएमएफ कंपेयर कर रहे हो, चाहे आप सेल का ईएमएफ निकाल रहे हो, कुछ भी हो, तो ऊपर का सेटअप जो है वो सेम रहेगा। एक बात और, ऊपर के सेटअप में करंट फ्लो करेगी, हमेशा करेगी। ठीक है, मतलब इसमें करंट यहाँ से निकल के और इस वायर के थ्रू निकल के इसमें मूव करेगी। करंट का जो मोशन है वो नीचे सर्किट में नहीं होगा। अभी तक जितना पढ़ा है हमने, वहाँ पे करंट का जो मोशन था वो नीचे सर्किट में कहीं नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि नीचे सर्किट में अगर करंट फ्लो करने लगता तो फिर गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करता। तो इसलिए जो है नीचे वाले सर्किट में कहीं करंट का फ्लो नहीं हो रहा था, सिर्फ ऊपर ही सर्किट में, मतलब ऊपर सर्किट मतलब इस सर्किट में, मेन सर्किट बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसको बोलते हैं एसोसिएटेड सर्किट बोलते हैं। तो मेन सर्किट में करंट हमेशा फ्लो होती रहेगी, करंट मूव करके आगे निकल, बट नीचे सर्किट में कहीं करंट फ्लो नहीं करेगी। बट यहाँ पे जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस कंडीशन, थर्ड कंडीशन में, जिसमें हम लोग इंटरनल निकालने जा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एसोसिएटेड सर्किट साथ में लगी हुई है उसमें भी करंट फ्लो करेगी, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन पे करंट फ्लो करेगी। ठीक है, वो दिखाते हैं आपको हम। तो यहाँ पे हमारे पास एक सेल लगा दिया है जिसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, और फिर यहीं से लाके एक सर्किट करंट यहाँ पर की लगा के एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ किया गया यहाँ पे। ठीक है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ किया गया है, और यहाँ से फिर हम लोग करंट करके गैल्वेनोमीटर करंट करके यहाँ से हमने जॉकी लगा दी है। ठीक है, तो इस सर्किट को इस तरह बनेगा इसका। अच्छा, मान लिया पहले कंडीशन पे कि जो ये की है हमारी ओपन है, मतलब काम नहीं कर रही है, या हमने खुली रखी हुई है, तब क्या होगा? तब ये होगा कि हमने इसको सेट कर दिया किसी एक लेंथ, मान लिया कोई लेंथ L1 पे हमने सेट कर दिया, हमको वहाँ पे L1 पे हमको डेफिनेशन शो कर दिया। जब डेफिनेशन शो कर दिया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमने V/L पढ़ा है, टोटल जो V और बाई L पूरे के क्रॉस इंटू जितने पे सेट किया है L1 पे आया तो इंटू L1 इज इक्वल टू जिस सेल का EMF E है अगर तो इज इक्वल टू E है, इज हो जाएगा। ये हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो जो पोटेंशियल यहाँ रहेगा वो पोटेंशियल यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। डेट्स इट। अब यहाँ पे जो हमने R करंट कर दिया है, अब जो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें कि इफ़ K इज़ क्लोज्ड, अगर हम K को क्लोज़ कर दें, अब जैसे ही क्लोज़ करेंगे हमारा नल पॉइंट जो है वो जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी। अब वो अभी तक हम लोग को L1 पे मिल रही थी जब तक ये कनेक्शन नहीं था। अब जैसे कनेक्शन कर दिया हमारा ये जो नल पॉइंट है वो हमारा किसी अब L2 लेंथ पे मिलने लगेगा, किसी L2 लेंथ पे मिलेगा, तो V/L इंटू L2 हो जाएगा। तो ये टर्म तो ऐसे ही रह जाएगा, बट इज इक्वल टू किसके होगा, वो बात ये आती है। अभी तक तो इज इक्वल टू E था, ठीक है, बट अब क्या होगा देखो, इस वाले सर्किट मतलब जो जहाँ से जॉकी कनेक्टेड जिससे और ये पूरा ग्राउंड, इसमें तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, अभी भी कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो क्या होगा, करंट का फ्लो जो होगा इस सर्किट में होगा यहाँ पे। अभी सर्किट जब क्लोज हो गई ना तो इसको एक पूरा पाथ मिल गया, देखो यहाँ पे करंट को मूव करने के लिए। अभी तक कहीं ऐसा कोई, अभी तक जितने केस पड़े वहाँ पे कोई ऐसा पाथ नहीं मिला हमको मूव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लोज्ड पाथ मिल गया करंट को मूव करने के लिए। ठीक, जब क्लोज पाथ मिल गया, जब करंट मूव कर जाएगी, जब करंट मूव कर जाएगी तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं यहाँ पे।
जैसे ही यहाँ से करंट यहाँ से मूव करेगी आई करंट, ठीक है, तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? जब करंट आई मूव करेगी तो इसके क्रॉस आई आर ड्रॉप होगा, मतलब जो करंट और इंटू ये रेजिस्टेंस आर, तो आई आर ड्रॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना इसका कितना पोटेंशियल था, यहाँ मान लिया कि इसको ज़ीरो था और इस पर कितना था, ई था, ठीक है, ज़ीरो से ई था। जैसे आगे बढ़े तो आई आर हो गया। अब अगला जो इस पॉइंट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई माइनस आई आर, टोटल ई था, जब ड्रॉप हो जाएगा तो पहले से कम हो जाएगा ना, तो ई माइनस आई आर, तो ई माइनस आई आर ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पर। इस पॉइंट पे हमको जो पोटेंशियल मिलेगा वो ई माइनस आई आर मिलेगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ मिलेगा, पोटेंशियल यहाँ 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 पूरा पोटेंशियल कॉपी हो जाएगा हर जगह पे। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा तो वही पोटेंशियल फिर यहाँ मिलने लगेगा। इसलिए अब जो पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा हमको इसके क्रॉस, वो ई माइनस आई आर के इक्वल मिलेगा, ना कि ई के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो ई के इक्वल तब मिल रहा था जब हमारे पास करंट फ्लो नहीं कर रही थी, और ई माइनस आई आर फ्लो अब ड्रॉप होगा। क्यों? क्योंकि हमारे सर्किट में करंट फ्लो कर गई। क्यों? क्योंकि हमने इसको कनेक्ट कर दिया इसमें, अब उसको एक क्लोज्ड पाथ मिल गया फ्लो, करंट को फ्लो होने के लिए। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप जो जाएगा वो इसके इक्वल होता ही है। तो हमने इसको ई माइनस आई आर के इक्वल कर दी। इसको आप किरचॉफ रूल लगा के भी यहाँ से ई माइनस आई आर निकल के आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद फिर ई का ई रहेगा माइनस आई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई अपॉन आर प्लस आर। कैसे हो गया, इस सर्किट में देख लेते हैं। किरचॉफ रूल लगा के आप करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, ई है, ठीक है, टोटल पोटेंशियल ई हो गया, और ये आर जो है इस आर के साथ में सीरीज़ में है, तो आर प्लस आर, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल करंट, इस सर्किट में टोटल करंट निकल गई, सिंपल सा। ई अपॉन ई आर प्लस आर, इंटू आर में हाई है तो इंटू आर हो जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई आर अपॉन आर प्लस आर हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों इक्वेशन को यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो v बाई एल इंटू एल वन डिवाइडेड बाई वी बाई एल इंटू एल टू। तो यहाँ से v बाई एल वी एल कट जाएगा तो L1 बाई L2 हो जाएगा, ये देखो। और यहाँ पे कर देंगे e डिवाइडेड बाई ई आर अपॉन आर प्लस आर, यहाँ पे ये डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास कुछ r इज इक्वल टू आर L1 अपॉन L2 माइनस वन, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी कैमरा वो हो गया। यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो दिख रहे हैं, तो ये v बाई एल इंटू L1 डिवाइडेड बाई वी बाई एल इंटू L2। तो v बाई एल कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास L1 बाई L2 बचेगा, तो L1 बाई L2 हो गया। तो बाद e डिवाइडेड बाई ई आर अपॉन आर प्लस आर, इनको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ टर्म मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R L1 ऑन L2 माइनस वन। तो ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला निकल आया यहाँ पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी देनी है कि कभी भी याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे जो बैटरी का जो ये टर्मिनल है, जैसे नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टर्मिनल लगा है, तो यहाँ पे जो सेल कनेक्ट होगा ना, उस सेल का भी वही टर्मिनल होगा। अगर यहाँ नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव ही होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव लगा है इधर तो इधर पॉजिटिव होगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, खास ख्याल रखना है कि सेम टर्मिनल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सेम नहीं होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। पता लगा आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ नेगेटिव लगा रखा है, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और आपने जो है फॉर्मूला लगा के निकाला, फिर देखना आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप लोग पहले से चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या दोनों टर्मिनल सेम है। अगर सेम है तो सर्किट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ ये था आपको कि अभी तक जैसे यहाँ पे नीचे सर्किट लगी हुई है, यहाँ पे हमारे पास कोई और एक्सटर्नल चीज़ नहीं लगी है, जिस वजह से ये सर्किट आपकी पूरी क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं होने की वजह से यहाँ पे कोई करंट का फ्लो इसीलिए नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं पाता है। जैसे हम लोग अभी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के देखा तो वहाँ पे सर्किट को क्लोज़ किया तब करंट वहाँ फ्लो की, और जब करंट फ्लो की तब हमारा EMF कुछ कम हुआ, माइनस IR हुआ उसमें से। बट यहाँ पे इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस केस में होता है, तो वो बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।